और कोर्स पर जाओ, चेक करके बताओ सब ओके। गुड मॉर्निंग करो। हाँ जी, आ जाइए सभी लोग। प्रांजलि, बाकी सब भी आ जाइए। अभिनव, सक्षम, गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हो चुकी है और हाँ, सोने का टाइम है नहीं है, तो अभी आदत नहीं पड़ी है। आदत धीरे धीरे, अच्छी आदत जल्दी नहीं पड़ती ना। देखो भाई, जागो सभी लोग, सोने का टाइम खत्म हो चुका है। तो आज हम हमारे जो आईआर है इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये चाइना का। और अगर हम ये कहें कि चाइना और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ा कंसर्न है, या चाइना ने इस दुनिया में जो बवाल फैला रखा है उसका सबसे बड़ा जो कॉज है, वो है आज का ये टॉपिक। ठीक है, बोर्ड पर लिखा हुआ है ओबोर एंड बीआरआई। दो नाम से इसको हम जानते हैं। ओबोर का मतलब क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बेटा चेक करो इसको, ऑडियो ऑडियो क्लियर है? तो ओबोर वन बेल्ट वन रोड, और इसी का एक और नाम है बीआरआई। ठीक है, बीआरआई का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोनों नाम से पूछा जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड वन बेल्ट। अच्छा, इसलिए नाम में प्रॉब्लम क्या थी, क्यों चेंज करना पड़ा चाइना को? ये इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। ये नाम चेंज क्यों करना पड़ा? इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो वन बेल्ट वन रोड था, इससे एक ऐसा मैसेज जा रहा था वर्ल्ड को, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्शंस होने लगे दुनिया में। वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन इंडिया की तरफ से हुआ था। सबसे फर्स्ट जो रिजेक्शन हुआ था। अच्छा, मूव करते हैं, आपको वहां शिफ्ट हो जाना क्योंकि ये कैमरा। अच्छा, ठीक है। तो ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो नाम था, इससे जो एक मैसेज आ रहा था वर्ल्ड को, वो इस तरह से जा रहा था कि चाइना अपने इस रोड और बेल्ट प्रोग्राम से पूरे वर्ल्ड को एक तरह से बॉन्ड करना चाहता है, बांधना चाहता है ना? तो और रिजेक्शन सबसे पहले इंडिया की तरफ से हुआ। मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि 2013 में ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था। 2013 में, सॉरी यहाँ पर हो गया, 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसका मोटिव ये था कि चाइना ओल्ड सिल्क रूट को रीजनरेट करना चाह रहा था। ओल्ड सिल्क रूट, इस ओबोर प्रोजेक्ट या बीआरआई का जो मेन थीम है वो है जो एंशियंट सिल्क रूट है उसको रीजनरेट करके चाइना अपने आप को यूरोप से कनेक्ट करना चाह रहा था, वेस्ट और मिडिल एशिया से कनेक्ट करना चाह रहा था बाई रोड एंड बाई वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मोटिव क्या था? मोटिव तो अगर डायरेक्ट मोटिव देखें जो दिखाने के लिए था वर्ल्ड को, वो क्या था? इकोनॉमिक, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। बट एक्चुअली इसके जो बैकग्राउंड में था वो था चाइना का एक्सपेंशन, और चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट जो उनकी पॉलिसी है, चाइनीज जो चेकबुक पॉलिसी है, उसको और ज्यादा इन्फ्लुएंस करना, अपने जो नेबर छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनकी इकोनॉमी और उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको कैप्चर करना। ये मेन इसका मोटिव था। इंडिया इस बात को समझ चुका था। इंडिया ने जब इसका रिजेक्शन किया तो अदर कंट्री भी उसके साथ हुए। लेकिन जो नेबर कंट्री थे, ज्यादातर हम बात करते हैं, जब हम नेबर कंट्री की बात करते हैं हमारी इंडिया की, तो हम किसकी बात करते हैं? सार्क। ये टॉपिक बड़ा है, लंबा जाएगा, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके पीएसआरआई ऑप्शन में भी पूछा जाता है, ऑप्शनल में भी, और जीएस में तो पूछा ही गया। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना? और क्योंकि इस समय इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्राइसिस, डिस्प्यूट्स, कुछ भी कह लो आप, चल रहा है, तो ये फिर से ऐसे टॉपिक उठ जाते हैं एक बार तो फिर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको समझना है, ये समझने वाली बात है कि क्यों हमें ऑब्जेक्शन है और ये है क्या, इसका प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो 2013 में शी जिनपिंग ने ये प्रोग्राम शुरू किया। मोटिव था इसको पूरा करना 2049 तक, 2049 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। और ये चाइना का अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है जितना आज तक चाइना ने अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं किया। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो आप ट्रस्ट कीजिए कि इस वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को फिर से यूनिपोलर होने में टाइम नहीं लगेगा। पूरी पावर पोलराइजेशन, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, पूरा पावर पोलराइजेशन जो है वो चाइना के आसपास होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
जब आप इसकी सिंसियरिटी को समझ जाएंगे तब आप समझेंगे कि चाइना का क्या मतलब किस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस मैप के थ्रू हम समझेंगे। इस मैप में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में क्या था। तो ऑब्जेक्शन हुआ तो नाम बदल के रख दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। वन बेल्ट में टेंशन हो रही थी, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट का मतलब है कि वन चाइना, और वन चाइना मतलब चाइना से हर जगह कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मेन सेंटर क्या था इसमें? चाइना। लेकिन यहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई कहां पर ये बेल्ट रोड इनिशिएशन लिया जा रहा है। तो एक तरह से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए चाइना ने ये स्टेप लिया और नाम इसका चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल। अब देख लेते हैं इस मैप के थ्रू कि क्या है इसका ये ओबोर। अब इस ओबोर प्रोजेक्ट में या बीआरआई प्रोजेक्ट में भी कई सब प्रोजेक्ट हैं, है ना। ये तो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है चाइना का, बट इसके अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है। और इस प्रोजेक्ट का वो पार्ट जिसमें इंडिया को ऑब्जेक्शन है, और इंडिया और अदर जो पैसिफिक ओशन के जो कंट्री हैं, इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए कौन से दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जैसे मौसम प्रोजेक्ट है, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। तो ये जो हमारे काउंटर प्रोजेक्ट्स है उन पर हमारा फोकस होगा। इन सब को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारा 3 मैप पर फोकस रहेगा। एक तो ये ओबोर या वन, ये क्या है? सी पैक। सी पैक का फुल नेम क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए काशगढ़ से लेके ग्वादर तक ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है जिस पर इंडिया को, वो ये है। ऑब्जेक्शन का रीजन आपको बताएंगे पूरा पूरा। ये अलग अलग टॉपिक है, इस एक के अंदर ही सारे सब टॉपिक हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स एंड मैरीटाइम सिल्क रूट। जब भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब क्या है? मोतियों की माला। स्ट्रिंग ऑफ पल्स को हिंदी में कहते हैं मोतियों की माला। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स या मैरीटाइम सिल्क रूट एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर कभी मैरीटाइम रोड आएगा या स्ट्रिंग ऑफ पल्स आएगा, दोनों का मैटर या दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा। क्योंकि इसमें चाइना क्या कर रहा है? इसमें चाइना पूरा जो रूट कनेक्टिविटी है, जो वाटर रूट कनेक्टिविटी है, उसको रीजनरेट कर रहा है और इसको नाम दिया गया है ओल्ड मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, ये सारी मुसीबत की जड़ है सिल्क रोड। तो ये सिल्क रोड या सिल्क रूट क्या था और चाइना इस पर अपना दावा क्यों करता है? इंडिया और अदर कंट्री के लिए ये कैसे थ्रेट क्रिएट करता है और इस पूरा इंडो पैसिफिक जोन में कैसे इनसिक्योरिटी हो गई है, एकदम जैसे सुनामी जैसा आ गया है चाइना के इस प्रोजेक्ट से, इतना जान लो। और इसीलिए यूएस जो है वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करके चाइना के अगेंस्ट पावर बैलेंसिंग के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा ये जो पुलवामा की जो इंसिडेंस हुआ है, इस इंसिडेंस पर इंडिया इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस कैसे, ये जो डिप्लोमेटिक डिसीजन इंडिया ने लिए है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए हैं, हम एक्चुअली जब इंडो पाक रिलेशन स्टडी करेंगे ना, तो हम इस टॉपिक को उसमें इंक्लूड करके इसका पूरा आपको बैकग्राउंड बताएंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इस समय इंडिया की जो एक तरह से जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे, या जो हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन है वर्ल्ड में, बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत स्ट्रांग है। हम हमारी इकोनॉमी से ज्यादा हम डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस समय। और आप मतलब ये जो डिप्लोमेसी होती है, ये बिना वॉर किए आपकी पोजीशन को कैसे ऊंचा कर देती है, ये हमने पीछे देखा डोकलाम मैटर में, ये हमने देखा गलवान मैटर में। गलवान वैली का मैटर और डोकलाम मैटर दो ऐसे मैटर थे इंडो चाइना डिस्प्यूट्स के, जो दोनों के बीच में वॉर कराने के लिए काफी थे। अगर इंडिया की पोजीशन, डिप्लोमेटिक पोजीशन बेटर नहीं होती, तो ट्रस्ट कीजिए कि चाइना कब कब इंडिया पर अटैक कर चुका होता। तो इस समय इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, उसी ने इंडिया को इतनी ताकत दी कि जो इंडस रिवर एग्रीमेंट सेटलमेंट 1960 में 65 वाला हो चुका है। ठीक है, और कौन सा हो चुका है? 71 वाला हो चुका है। 99 वाला कारगिल वाला हो चुका है। ठीक है, ये 3 वॉर हो चुकी हैं आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट के बाद। लेकिन एक बार भी इंडिया ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। एज अ वेपन इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन था। जब उस दिन टीवी में न्यूज आ रहा था, तो जैसे ही मैंने ये हेडलाइन पढ़ी, मैंने सर को तुरंत बोला, मैंने कहा अब बवाल होगा। क्योंकि ये जितने भी 5 डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए, 4 को भूल जाओ, ये जो है ये सबका बाप है, हिला देगा पाकिस्तान को। और हिल गया पाकिस्तान।
कल से आज तक पाकिस्तानी मीडिया की जो न्यूज है, हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है जहां पर यहां से पानी सप्लाई होता था, वहां का 70 to 80% ऑफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसी से कल्टीवेशन होता है, इसी वाटर सप्लाई से, और इसी से वहां पर जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं वो चलते हैं, इसी से पानी पीने के लिए आता है। पाकिस्तान मतलब क्या उसकी दुर्दशा होने वाली है, अब तो फ्यूचर ही बताएगा। इसीलिए तिल मिला पाकिस्तान अब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, यूएनएससी की बात कर रहा है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ करने को बचा नहीं है। तो ये हमारी इतना बड़ा डिसीजन इससे पहले इंडिया कभी नहीं ले सकता था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले अब तक तो आ गए होते इंडिया पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए ह्यूमन राइट्स। अब हमने इतनी पावर इकट्ठी कर ली है कि हम पूछेंगे ह्यूमन राइट्स तब कहां गया जब इजराइल अपना बदला ले रहा था गाजा में। क्या ये जो हमारे पुलवामा में हुआ ये गाजा की तरह नहीं था? इन इनोसेंट्स की जब जान लिया इन लोगों ने, वो भी अब ये प्रूफ मिल चुके हैं कि पाकिस्तान सपोर्टेड है। तो अब इंडिया से पूछने वाला और इंडिया को रोकने वाला कोई है नहीं। कहां है यूएन? कहां था पहले यूएन? तो अब बाइलेटरल रिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और बाइलेटरल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं एक ऐसे वर्ड में जब हम मल्टीपोलैरिटी में जी रहे हो। मल्टीपोलैरिटी में बाइपोलैरिटी आप देख रहे हैं। कल एक वर्ड यूज किया था ना आपने क्लास में हमारे, कि मल्टीपोलर वर्ड है, यानी कि सबके पास पावर है, और सबके पास जब पावर होती है उसमें दो देश आपस में अपने जब रिलेशन डेवलप करते हैं तो इसको मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी इन मल्टीपोलैरिटी, एक नया वर्ड यहां पर जनरेट होता है। इंडिया वही कर रहा है, कंट्री टू कंट्री अपने रिलेशन डेवलप कर रहा है इजराइल के साथ। सबसे प्यारा संदेश इजराइल ने दिया, डियर मोदी हम आपके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ये सहा है 28 लोगों की जान चलेगी, और वो भी किस तरह से गई है ये भी आपने देखा है। तो ये सब डिप्लोमेटिक, यानी कि डिप्लोमेसी कितनी बड़ी चीज होती है आप समझ सकते हैं इस इंसिडेंट से। तो आज का हमारा फोकस क्योंकि चाइना पर है, तो आज हम पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये जो 3 मैप हमने देखे हैं इन्हीं पर फोकस करते हुए हमारा आज का क्लास होगा। आप हेडिंग दे दीजिए, कुछ पॉइंट हमने कल नोट कराए थे आपको जहां छोड़ा था, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है ना जियो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, पॉलिटिकल नहीं बेटा, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज। जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफिकली जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है उससे कनेक्टेड होते हैं, और जियो पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकली दोनों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पढ़ेंगे, और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज में हम फर्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा ओ बोर, ठीक है, OBOR, फुल नेम लिखिए, ऑब्लिक करके BRI लिखिए, दोनों के फुल नेम लिखिए, लिख चुके हैं शायद, कल नोट किया था, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा नोट करते जाइए, और इस मैप से जहां जरूरत होगी हम आपको समझाते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। द वन बेल्ट, द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव aims to boost, aims to boost, aims to boost domestic development, domestic development and foreign diplomacy, domestic development and foreign diplomacy, foreign diplomacy, enhance connectivity, enhance connectivity and cultural links। ये आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं व्हाट इज ओवोर प्रोजेक्ट, इनहेंस कनेक्टिविटी एंड कल्चरल लिंक्स। ये कल्चरल लिंक वर्ड जो है ना ये बहुत कुछ कहता है। कल्चरल लिंक, सांस्कृतिक संबद्धता। कल्चरल लिंक का जो बैकग्राउंड है वो किस पर तैयार किया गया है? एंशियंट सिल्क रूट, सिल्क रूट है ना। तो ये जो सिल्क रूट है, शायद पीछे बताया गया इसके बारे में, थोड़ा सा कभी नहीं बताया गया। चलो थोड़ा सा सिल्क रूट के बारे में। ये सिल्क रूट का कनेक्शन ओल्ड चाइना, एंशियंट चाइना से है, और ये ऐसा रूट था जो चाइना को यूरोप से बाय रोड एंड बाय वाटर कनेक्टिविटी कराता था।
इसे सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सिल्क का ट्रेड सबसे ज्यादा होता था। चाइना स्टार्टिंग से ही सिल्क की सारी वैरायटी प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है ये, ठीक है ना। खासतौर से जो नेचुरल सिल्क होता है, सिल्क कई तरह का होता है ना, आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है, नेचुरल भी होता है। तो जो नेचुरल सिल्क है इतना ज्यादा कहीं और प्रोड्यूस नहीं होता। अब आज के टाइम में तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, बट एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो चाइना के पास ये स्टार्टिंग से ही एक रहा है कि एक एटमोस्फियर होता है उसके लिए, एक एनवायरमेंट होता है, तो जो चाइना के पास था और है अभी भी। तो सिल्क का जो प्रोडक्शन है, नेचुरल सिल्क, एंशियंट टाइम में तो आर्टिफिशियल सिल्क होता नहीं था, नेचुरल सिल्क होता था। तो नेचुरल सिल्क का यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था चाइना में, और इसकी डिमांड कहां पर थी? यूरोप में भाई, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता था, और डिमांड वही होगी जिनके पास पैसा होगा। और पैसा कहां था उस समय? यूरोप में था पैसा ज्यादा, है ना, रोमन एम्पायर और वहां के जो पूरी कल्चर था। तो यहां पर चाइनीज सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अच्छा, ये ट्रेड कब से हमारी हिस्ट्री में सामने आया? तो दैट वाज द टाइम ऑफ कुशाना पीरियड, कनिष्का, खास तौर से कनिष्क पीरियड। जो कुषाण डायनेस्टी थी हमारी इंडिया की, ये कुषाण डायनेस्टी कहां पर स्टैब्लिश थी? कुषाण डायनेस्टी में जो पुरुषपुर, इनकी कैपिटल थी पुरुषपुर। और ये पुरुषपुर क्या है? आज का पेशावर, जो आज पाकिस्तान में पेशावर है, दैट वाज पुरुषपुर। तो ये पुरुषपुर जो कुषाण डायनेस्टी थी हमारी, कुषाण डायनेस्टी कब आई है? लेटर मौर्य, जब मौर्य डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई है तो लेटर मौर्य पीरियड जो है वहां से शुरू होता है। और वहां पर ये कुषाण जो है आए, बाहर से आए थे लेकिन स्टैब्लिश हो गए। और इनका जो स्टैब्लिशमेंट था वो उसी एरिया में था जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर और उसके आसपास का पूरा एरिया है, ठीक है, जिसको हम इंडियन कॉन्टिनेंट का पार्ट मानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं जिसको हम। तो यहां पर इनका पूरा सेंट्रलाइजेशन था और यहां पर इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। इसी टाइम पर चाइना के जो सिल्क थी इसका ट्रेड शुरू होता है। लेकिन चाइना का ये सिल्क पहुंचेगा कैसे यूरोप में? क्योंकि बीच में तो ये यहां पर तो पूरा कुषाण बैठे हुए हैं, ये पूरा कुषाण है, चाइना का सिल्क यहां जाएगा कैसे? तो एज अ मीडिएटरी ये जो कुषाण है इसमें रोल प्ले किया करते थे। हम एकदम रूट से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो कुषाण इसमें जब एज अ मीडिएटरी रोल प्ले करते थे तो क्या करते थे? चाइना से सिल्क परचेज करके और फिर यूरोप में उसको सेल आउट करते थे। और इसमें इतना ज्यादा, और बदले में क्या लेते थे? गोल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो कुषाणों के टाइम में ही आया, इसलिए सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स जो है वो कुषाण ने ही चलाई है। ये अपने आप में एक फैक्टर हिस्ट्री में पूछा जाता है। इतनी प्योरिटी गोल्ड कॉइन्स में किसी और डायनेस्टी में हमको नहीं मिलती, ठीक है। तो रीजन यही था कि इनके पास गोल्ड था। तो इतना गोल्ड आया कहां से? तो ये जो सिल्क यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते थे, सिल्क जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में जो पेमेंट लेते थे वो इनकी गोल्ड में होती थी, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया, अब चाइना देख रहा है कि हमारे ही प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच करके, सस्ता खरीद के महंगा बेच के ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, बट चाइना कुछ कर नहीं सकता था। तो काफी लंबे टाइम तक कुषाण ने ये खूब इसका अर्न किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर एक नया रूट शुरू हुआ बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके दो रूट बन गए, सिल्क रूट दो तरह से होने लगा, बाय रोड कनेक्टिविटी यानी कि लैंड, बाय लैंड, और बाय वाटर, दो रूट हो गए। यही कल्चरल रूट जो है इसे एंशियंट सिल्क रूट कहा जा रहा है। और ये चाइना को यूरोप से कनेक्ट करने का सबसे छोटा रास्ता है, ध्यान रखना, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये चाइना को यूरोप से कनेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, इससे छोटा रास्ता हो नहीं सकता। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो वाटर कनेक्टिविटी है ये यहां से ग्वांझाऊ, चाइना का ग्वांझाऊ प्रोविंस है, यहां से शुरू होता है, ठीक है। और यहां से फिर ये होते हुए ये कुआलालंपुर, मलेशिया, जो कि आसियान कंट्रीज हैं आज के टाइम में, फिर यहां से इस तरह से होते हुए कुछ इस तरह से ये यहां जा रहा है, देखो। और ये ऑब्वियसली बात है कि जब सुएज कैनाल बन गई होगी तभी ये शुरू हुआ होगा, क्योंकि सुएज कैनाल के बिना आप यहां पर कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ये वाला जो मैंने लास्ट पीरियड में आपको मैप के थ्रू बताया था, है ना, सुएज कैनाल बनने से क्या, कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं सुएज कैनाल? रेड सी एंड, सुधांशु बताओ बेटा। मेडिटेरियन सी।
तो इधर क्या है, मेडिटेरियन सी, इधर क्या है, रेड सी, और बीच में ये एक लैंड लॉक था यहाँ पर, तो इसको हटा करके यहाँ पर बनाया गया है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल बनने के बाद ये वाला रूट, लेकिन ये वाला जो रूट है ये एंशियंट पीरियड से था, और ये वाला रूट जो है ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री के टाइम से देखे तो मॉडर्न पीरियड से शुरू हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब ये दोनों रूट जो है चाइना को सबसे शॉर्टेस्ट, अब जरा इसको एक बार ऐसे हम देख लेते हैं मार्क करके, ये देखो, ये यहां से ये कुछ इस तरह से, ये बाई रोड कनेक्टिविटी और ये बाई वाटर कनेक्टिविटी, ये चाइना को अफ्रीका से, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और पूरे यूरोप से, मिडिल एशिया से कनेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अदरवाइज चाइना को ये ट्रेड करने के लिए एक लंबा रास्ता, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके फिर एक लंबा चक्कर लगा करके तब ये सारा, और वो भी मिडिल एशिया तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा डायरेक्ट। अब चाइना इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ दे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है ये, तो चाइना ने खुराफाती दिमाग ये लगाया और ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर ये प्रोजेक्ट इसका सक्सेस हो जाता है, आप बताइए इससे होगा क्या, चाइनीज प्रोडक्ट एक बड़े एरिया में बहुत लो कॉस्ट के साथ पहुंचेंगे। वैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट ने तबाही मचा रखी है, कॉस्ट के मामले में कोई कंपटीशन नहीं है इनका, है ना, क्योंकि इनके यहाँ वो सारा एटमॉस्फेयर है, मतलब लेबर बहुत सस्ता है, एटमॉस्फेयर उनके फेवर में है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इनकी कॉस्ट कम आती है ना। तो ये वैसे ही अदर कंट्री को टिकने देते नहीं है। अब ये अगर इन्होंने अपना ये जो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये भी कम कर लिया, तब तो ये तबाही मचा देंगे मार्केट में पूरा। और दूसरी चीज क्या है, जब भी कोई ऐसी डिप्लोमेटिक सिचुएशन जैसे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन आ गई, अगर इस समय सी पैक बन चुका होता तो चाइनीज असिस्टेंट मिलने लगा होता पाकिस्तान को, हम जान भी नहीं पाते सी पैक के थ्रू, है ना। तो अगर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन आएगी तो चाइना अपने इसी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म का यूज वॉर जोन की तरह करेगा, और इस मैरी टाइम से पूरी तरह से इंडिया को घेर लिया गया है। अब देखो अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो इंडिया तो पूरा घिर गया ना, ये हमारा इंडिया देखो ये एकदम घिरा पड़ा है, यहां से भी घिरा है और यहां से भी, सब चाइनीज प्रोविंस हो गए, चाइनीज प्रोजेक्ट हो गए। तो ये हमें बनने देना नहीं हमारे इंडियन ओशन के लिए, और हमारे वो जो एक तरह से जो सी पैक है इसके थ्रू पाकिस्तान के को लेकर के भी हमको थ्रेट है, तो हम ऐसा कभी होने देंगे नहीं। और चाइना ने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है कि चाइना इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा। ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है। अब इसकी आप सेंसिटिविटी समझ गए होंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे चाइना के लिए। तो अब इस लाइन को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्या कह रहा है, द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक डेवलपमेंट, चाइना के डोमेस्टिक डेवलपमेंट को, एंड फॉरेन डिप्लोमेसी, इनहेंस कनेक्टिविटी एंड कल्चरल लिंक्स। क्लियर हो गया, आगे चलिए। ओबोर इंक्लूड्स द मैरीटाइम सिल्क रूट। सुबह आने में दिक्कत हुई, सक्षम नहीं, इवन अच्छा लग रहा होगा, देखना कुछ दिनों बाद आपका रूटीन इतना बढ़िया हो जाएगा ना मॉर्निंग में, कूल कूल। ओबोर इंक्लूड्स द मैरीटाइम सिल्क रूट एंड सिल्क रोड। मैरीटाइम सिल्क रूट मतलब स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मैरीटाइम सिल्क रूट एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लॉक कर दीजिए, कहां से, सिल्क रूट एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रूट एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। होता क्या है ना, एग्जाम में रोज नई नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाती है, और आप जब पहले से उसको नहीं कहीं समझे होते तो आप पहले उसकी फुल फॉर्म ही नहीं समझ पाते कि ये है क्या। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखिए, SREB, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म, SREB। SREB क्या है, सिल्क रूट एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है। टू बी established along Eurasian land corridor, established along Eurasian land corridor from Pacific coast, to Baltic Sea। अब समझिए इसको, पैसिफिक कोस्ट टू बाल्टिक, BALTIC, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहां है,
ये क्या है इस प्रोजेक्ट का पूरा बैकग्राउंड क्या है? इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, कनेक्टिविटी क्या है, यूरेशियन लैंड को कनेक्ट, यूरेशिया किसे कहते हैं? वो पॉइंट, वो लैंड जहां पर यूरोप और एशिया कनेक्ट होते हैं उसे हम यूरेशिया बोलते हैं। लाइक चाइनाज वेस्टर्न पार्ट एंड रशिया, ये यूरेशिया वाला पार्ट है, ठीक है। क्योंकि यहां से फिर जो है एशिया और यूरोप कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो ये चीज यहां पर देखा गया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो पूरा एक इसका ड्राफ्ट तैयार किया चाइना ने, कुछ इस तरह से किया कि वो यूरेशियन लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता है। कहां तक? पैसिफिक कोस्ट, ये है पैसिफिक कोस्ट, है ना, पैसिफिक कोस्ट है ये, पैसिफिक कोस्ट से बनाना चाहता है टू बाल्टिक सी, है ना। बाल्टिक सी क्या है? पैसिफिक का ही एक पार्ट है, ओशन बड़े होते हैं, उनका एक छोटा पार्ट सी होता है। तो बाल्टिक सी तक जोड़ने के लिए एक लॉन्ग रूट जो है ये यहां पर डेवलप कर रहा है चाइना। बाल्टिक सी, एक्चुअली ये बाल्टिक सी ये वाला एरिया जो है, इसी पैसिफिक का जब अलग अलग एरिया आता है ना, ये इस वाले एरिया को आप बाल्टिक के ऊपर जाएंगे तो अटलांटिक आ जाएगा, फिर उधर जाएंगे तो अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक आ जाएगा, है ना। आगे चल, द बेल्ट एंड रोड रन्स, द बेल्ट एंड रोड रन्स थ्रो थ्रो continents of China, through continents of China to Central Asia, कॉन्टिनेंट ऑफ चाइना टू सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया है तो चाइना से शुरू होता है और सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके सीधे फिर बाल्टिक सी तक या यूरोप तक कनेक्ट हो जाता है ये रोड। अभी मैप में ही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक साथ तो होगा नहीं, तो अलग अलग पार्ट में ये चल रहा है। अभी इसमें आप देखेंगे कौन कौन से, कई बार तो ये पूछ लिया जाता है ना कि इनमें से देखो, कहने को ये टॉपिक ना मेंस का है, बट प्रीलिम्स में यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो ओवर के थ्रू चल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये भी जानना है। या जैसे कि मैंने बताया कि इनको काउंटर करने के लिए इंडिया की क्या प्लानिंग है, उनके लिए इंडिया ने कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और कौन कौन से कंट्री हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और करंट में जब कोई इंसिडेंस हो जाता है तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे इस समय है। अब इस समय जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस ट्रेड वॉर के पीछे क्या है? यही फ्यूचर का डर ही तो है, इनसिक्योरिटी तो है कि चाइना इससे पहले कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कैप्चर कर ले, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर कब्जा कर ले, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आपको बताएंगे आईआर में कि कैसे कैसे रिलेशंस को, इस समय क्या सिचुएशन बन रही है। और एक्चुअली ये पहलगाम जो इंसिडेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी और टाइम में हुआ होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत सेंसिटिव है। ये वो टाइम था जब इंडिया भले इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखा हुआ था। लेकिन अब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना चाहते हुए भी, अब इस मैटर में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और मतलब तैयारी चल रही है जबरदस्त, जान लीजिए। ये तो डिप्लोमेटिक अटैक था, इससे काम नहीं चलने वाला है, अब सर्जिकल अटैक होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। कल मोदी ने जो कहा ना, उनका फेस में देख रही थी, बहुत डेंजरस चेहरा, उन्होंने कहा कि कल्पना नहीं कर सकते वो करेंगे। तो ये चीज डराने वाली है, मतलब तो जब हम डर रहे हैं तो पाकिस्तान तो डरना, मतलब कि ये डर नहीं है, अब डर इस बात का है कि कहीं हम वॉर, इंटरनेशनल मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाएं इसको, क्योंकि अभी हमारी हेल्प करने वाले बहुत हैं, और हेल्प करने के पीछे उनके पास रीजन है। अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मजबूर होगा। ऐसे में इंडो चाइना वॉर सिचुएशन बनेगी, और अमेरिका चाहता है कि इंडो चाइना हो, ताकि इंडो चाइना की जो पावर है वो इधर खत्म हो जाए, उसका जो एक मोटिव है वो डाइवर्जन हो जाए, उसकी इकोनॉमी डाइवर्ट हो जाए इधर। और जैसे ही चाइना वॉर में कनेक्ट हुआ इंडिया के साथ, वैसे ही क्या होगा, चाइना को, चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी, क्योंकि इकोनॉमी पे फोकस नहीं होगा, वॉर ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाती है, तो आप जो वर्ल्ड का आपका जो पूरा बाजार है इस पर तो कंट्रोल हट ही जाएगा ना। और चाइना और अमेरिका को यही चाहिए, जैसे रशिया को किया, अब इधर चाइना हो जाएगा, तो फिर से एक बार पावरफुल कंट्री यूएस। और इंडिया इस बात को समझता है, हमें पता है कि हमें कितना आगे बढ़ना है, किसका साथ लेना है, किसका नहीं लेना है, इंडिया समझता है इस बात को। आसान नहीं होता देश चलाना, डिप्लोमेसी बहुत टफ होती है। डिप्लोमेसी तब तब पता चलती, जैसे इस समय मैंने बताया ना, इस समय वही टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया की सिचुएशन वो नहीं है, बट टाइम वही चल रहा है जो नेहरू के टाइम में था, उस समय जो हालत थी। लेकिन आज हमारी सिचुएशन थोड़ी स्ट्रांग है उस समय से, वरना इतनी हिम्मत, इतना हौसला हमारे अंदर आ गया
कि हम वाटर सप्लाई जो है ट्रीटमेंट मतलब जो एग्रीमेंट है उसको हमने कैंसिल कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान थर्रा रहा है सोच सोच करके क्या होगा। देखिए अगले कब होता है ये नहीं पता, बट होगा जरूर। ठीक है, अब चाइना को तब तक आप समझ लो, फिर देखना कि क्या चाइना इस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहेगा। क्या चाइना की ऐसी सिचुएशन है कि वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि सी पैक में चाइना ने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और सी पैक में जो इन्वेस्टमेंट है उनमें उनको बलूचिस्तान ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में चाइना को बहुत बड़ा एक तरह से काउंटर अटैक हो रहा है चाइना पर। तो क्या चाइना इस समय इंडिया का सपोर्ट करने की पाकिस्तान की सपोर्ट करने के बारे में सोच सकता है? उसके पास मोटिव है। मोटिव क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके कई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के थ्रू हुए हैं। अगर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय होगा तो चाइना भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा। तो उसके पास मोटिव है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, लेकिन वो ये भी जानता है कि इंडिया के साथ वेस्टर्न सपोर्ट है पूरी तरह से। तो सिचुएशन चाइना के लिए भी इजी नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्लियर होता हो रहा है यहां तक? द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट, 21st century maritime silk route, maritime silk route has two routes, has two routes। एक्चुअली इसमें लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की क्लास में, और खासतौर से जो मेंस ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं या प्रीलिम्स की भी होती, कॉन्सेप्ट जैसे इकोनॉमी हो गया, आईआर हो गया, इनमें जो आप लिख रहे हो ना बेटा, इससे ज्यादा जरूर जो इंपॉर्टेंट है जो आप सुन रहे हो लेक्चर। क्योंकि ये आप इसका हम जो भी बोलते हैं सारी चीजें लिख नहीं सकते, नोट नहीं कर सकते, बट ये लेक्चर एक तो आप सबकी जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करता है, वैरायटी आती है। क्योंकि मेरी बात सुन करके आप सभी जो आंसर लिखोगे उसमें बहुत डिफरेंशिएशन होगा, सब अलग अलग लिखोगे, है ना। और बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी कर दें। आपका आंसर मैंने कल देखा नहीं, आज मैं देखूंगी। थोड़ा सा इस समय बहुत देख रहे हैं, और थोड़ा सेटलमेंट हो जाए तो फिर रूटीन से आप लिखते रहो, कोई नहीं, अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग करते हो अपना काम। आप लिखते रहो, भले ही इकट्ठा हो जाएगा, हम संडे को सब क्लियर कर देंगे। बट आप ये जो जब आप आंसर लिख रहे होते तब उस टाइम पर ये लेक्चर बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हम लिंक करते हैं, अदर टॉपिक को लिंक। और आपके मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो उसमें ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बोल सकते हैं इसको हम, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बोल सकते हैं। यानी कि आप कंपेयर करते हो, आप एक इंसिडेंस को दूसरे इंसिडेंस से कनेक्ट कर पाते हो अगर जो उसको अफेक्ट करता है। हाँ, ये भी, हाँ, तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपने, क्योंकि कुछ न्यू करोगे, न्यू इनोवेटिव आइडियाज जब लेकर के आओगे तभी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एवरेज मार्क्स पर कुछ होने वाला नहीं है ना। कुछ नया, और वो तभी आता है जब आप टाइम देते हो अपनी स्टडी को। कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बताया था, मैंने अपना ग्रेजुएशन के टाइम पर एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, तो आज तक उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ उससे भी बेटर कुछ कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि जो बाकी कह रहे हैं वैसा ही आप करो, आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो, टू रूट्स, टू रूट्स में फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज चाइना टू यूरोप। फर्स्ट इज, टू रूट्स बताए ना, फर्स्ट नोट करो। फर्स्ट क्या है? चाइना टू यूरोप वाया साउथ चाइना सी, वाया साउथ चाइना सी। क्या लिखा आपने? चाइना टू यूरोप वाया साउथ चाइना सी। देखो यहां पर है क्या ये रूट यहां पर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। पहले तो कहां से कहां तक? चाइना टू यूरोप वाया साउथ चाइना। साउथ चाइना कहां है? ये साउथ चाइना ही तो है ना। तो यहां से इसका मतलब है कि यहां से ये मैरीटाइम सिल्क रूट को फॉलो करेगा। ये जो रूट है ये कौन सा है? मैरीटाइम, जो चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता है, लेकिन कहां से? साउथ चाइना सी। तो इसका मोटिव क्या है? क्योंकि साउथ चाइना सी में कौन है? साउथ चाइना सी में है ताइवान, साउथ चाइना सी में है, थोड़ा और आगे बढ़िए, आसियान कंट्रीज, है ना। और जब इस एरिया से जाएगा तभी तो वो यहाँ पर श्रीलंका को, मालदीव को, इनको डिस्टर्ब करने के लिए इस रूट का यूज करेगा ना। और इंडिया को यहाँ पर इंडस ओशन में घेरने के लिए ये वाला रूट ही तो काम आएगा ना। और ये वो रूट है, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंडिया का कितना बड़ा जो ऑयल सप्लाई है वो ये फील्ड है, ऑयल सप्लाई फील्ड है ये। और जितने भी ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्रीज हैं, इन सब के लिए भी ये पूरी तरह से ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये
ऑयल सप्लाई का और दूसरे जो लॉजिस्टिक सप्लाई का बहुत बड़ा रूट है ये, और यही वो रूट है जो यूएस को ईस्टर्न एशिया से कनेक्ट करता है बाय ट्रेड, और यही वो रूट है जिस पर चाइना ऑक्युपाई कर रहा था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका ने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एटम न्यूक्लियर पावर का यूज किया। अब चाइना फिर से इस एरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो ऑब्वियसली बात है कि इससे अमेरिका को भी, इससे इंडिया को भी, आसियान नेशंस को भी, ताइवान को भी, जापान को भी थ्रेट है। इसलिए तो जापान और इंडिया ने मिलकर के क्या किया है, AAGC, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। शिंजो अबे के टाइम में हुआ था। शिंजो अबे बहुत फ्रेंडली थे इंडिया के लिए, उनके जाने के बाद थोड़ा इंडो जापान रिलेशन में थोड़ा सा कमी आई है। बट शिंजो अबे की जब उनका मर्डर कर दिया था मतलब भीड़ में, तो पीएम मोदी काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके रहते बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए थे, डील साइन की थी इंडिया और जापान ने, जो अब उतनी स्पीड में दिखाई नहीं दे रही जितना उनके पीरियड में था। ठीक है, क्योंकि वो जापान को और इंडिया को नजदीक ला करके चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वो बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ा सा रिलेशन में हमारी कमी आई है ना। बट जापान और चाइना के रिलेशन ना पहले अच्छे थे ना अब अच्छे हैं। तो अभी सी बात है कि जापान चाइना के अलग ही जाकर के जाएगा तो इंडिया का ही सपोर्ट करेगा, और बचता कौन है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, है ना। चाइना के बाद इंडिया ही बचता है इस फील्ड में। तो इन चीजों को समझिए। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आप कनेक्ट करिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वहां से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आपको मिल ही रही होगी। इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा ही इंटरनेशनल न्यूज हाईलाइटेड है, तो उनको मिस नहीं करना है। ठीक है, उनकी कटिंग करके जितने भी एडिटोरियल हैं ऐसे इंटरनेशनल हेडलाइन जो है उनको कटिंग करके आप अपना एक फाइल मेंटेन करो मेंस के लिए। बहुत है, क्योंकि मेंस की जो लैंग्वेज होती है वो बुकिश लैंग्वेज नहीं होती है, बट न्यूज़पेपर की ये लैंग्वेज इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तरह से मतलब एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कॉमन हम और आप यूज करते हैं। बट बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखे जाते। ठीक है चलो, फर्स्ट आपने लिखा बाया साउथ चाइना सी, और सेकंड है नहीं नहीं, बाया साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन। साउथ चाइना सी एंड इंडियन, साउथ चाइना सी से शुरू होता है। अब देखो शायद अगले मैप में इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, इस वाले मैप में। हाँ देखो, ये इसकी बात हो रही है। ये जो फर्स्ट आपने बताया ना कि ये जो टू पार्ट्स है, तो पहला पार्ट ये कहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है ना, यहां से शुरू हो रहा है। और ये साउथ चाइना सी वाला पार्ट है, ये साउथ चाइना सी है, तो यहां से ये शुरू हो रहा है। और ये देखो, ये पूरा यहाँ पर मलेशिया, आसियान कंट्रीज है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, देख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा ये और ये यहाँ से, फिर ये यहाँ पर, और ये देखिए ये हम्बन टोटा बना लिया ना यहाँ पर, श्रीलंका में हम्बन टोटा बना लिया। तो ये अब जोड़ किससे रहा है, ये जहां जहां ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये कंट्री है यहाँ पर स्टैब्लिश है, या बेस बना लिया है चाइना ने अपना, वो जगह है। अब ये यहाँ से कनेक्ट कहाँ हो गया, ये यहाँ पर ग्वादर है, जो सी पैक यहाँ से रूट है, ये ग्वादर वो पॉइंट है। ये बहुत समझने वाली बात है, ये ग्वादर वो पॉइंट है जहां पर जो लैंड रूट है और जो ओशन रूट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टिव पॉइंट है। और ये है पाकिस्तान में, कराची में, इंडिया से बहुत पास है, इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए हमने ईरान में चाबहार यहाँ पर बनाया है, चाबहार, इसी को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये है, ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ जिबूती में भी बना रहा है ये। अब इससे ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और इसके आगे जाएगा तो किससे जुड़ेगा, यूरोप से ही जुड़ेगा ना। तो ये रूट कौन सा है, ये वही रूट है जो आप लिख रहे हैं, चाइना टू यूरोप बाया साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन, ये है इंडियन। अब इस इंडियन ओशन में जो ये देखो, यहाँ पर जाने की चाइना को क्या जरूरत थी, सीधे भी तो जा सकता था यहाँ से। एक तो ये यहाँ पर देखो म्यांमार और ये बांग्लादेश, इनको कनेक्ट कर रहा है अपने से, क्योंकि उसका मोटिव केवल ये नहीं है कि चाइना को ही कनेक्ट करना है, उसका मोटिव ये है कि चाइना को के थ्रू सारे कंट्री को लेते हुए कनेक्ट करना है, क्योंकि ये भी तो मार्केट है ना चाइना के लिए, इन सबको थोड़ी छोड़ना है उसको, खाली यूरोप का मार्केट थोड़ी, ये भी मार्केट है। अब दो मोटिव कैसे पूरी कर रहा है, अपने एक सिंगल मोटिव को दिखा करके पर्दे के पीछे दूसरा उद्देश्य कैसे चाइना पूरा कर रहा है, ये कितने सेंसिटिव है। आप देखो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव,
इनको अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर, अब ये कंट्री क्यों इन्वॉल्व होने देते चाइना को अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि ये वीक, इकोनॉमिकली वीक कंट्री है। चाइना यहाँ पर पोर्ट बनाने को लेकर के इन्वेस्टमेंट के नाम पर चेकबुक पॉलिसी, मैंने बताया चेक काटना, यानी कि कहता भाई हम अपने खर्चे से बना रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तुम इंटरनेशनल ट्रेड रूट से जुड़ जाओगे, तुमको फायदा होगा, तो कोई भी कंट्री इसको एग्री कर लेगा। तो ऐसे तो एक तो ये देश चाइना के कर्ज में फंस गए, दूसरा ये कि चाइना जब इनको बनाएगा और जैसे ही यहाँ की जो कंट्री है इनकी जब पॉलिटिकल या इकोनॉमी जब डिस्ट्रॉय होगी, तो ये पूरी तरह से अंडरटेक कर लेगा कौन, चाइना, और फिर इसको एंटी इंडियन कैंपेन में यूज करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां से लेके यहां तक का आप समझ सकते, पूरा चाइना ने एक ऐसा पूरा मकर जाल फैला रखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया को बनने देना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए। अभी मालदीव के साथ हमारे रिलेशन थोड़े गड़बड़ हुए थे, तो चाइना की वॉरशिप्स यहां पर दिखाई दी थी, चाइनीज वॉरशिप्स दिखाई दी थी। अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में पॉलिटिकल क्रैश हुआ था कोविड के बाद, तो इस सिचुएशन में ये डर था इंडिया को कि कहीं चाइना श्रीलंका की इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स को कैप्चर न कर ले अगर ऐसा होता। और चाइनीज जो यहाँ पर हलचल बढ़ गई थी हम्मन टोटा में, क्योंकि चाइना कहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम तो सिक्योर करेंगे ना, हमने अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्सेज लगाई हैं, क्या वो एंटी इंडिया। अब यहाँ हमारी सब मरीन से लेकर के कितने हमारे यहाँ पर राडार मालदीव में हमने इम्प्लॉट कर रखे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा थ्रेट है, जितना आप समझ रहे हो उससे भी कई ज्यादा। इसलिए इसलिए समझ रहे ना, चुपचाप रह करके चाइना ने क्या से क्या कर डाला। यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। ये देख रहे हैं, डर लगने लगा ना आपको भी? चलो आगे चलो। तो फर्स्ट रूट ये लिखा, सेकंड लिखो। सेकंड चाइना टू यूरोप, मतलब दोनों में ही चाइना टू यूरोप है, बट बाया चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड चाइना टू यूरोप बाया साउथ चाइना सी एंड साउथ पैसिफिक, बाया साउथ चाइना सी एंड साउथ पैसिफिक। ये कहां मिलेगा? साउथ चाइना सी एंड साउथ पैसिफिक। आप साउथ चाइना सी ये है, और साउथ पैसिफिक में ये मिल जाएगा आपको। हाँ साउथ पैसिफिक, ये जब आगे जाएंगे तो ये साउथ पैसिफिक और आगे उधर जा करके, ठीक है। और इसको भी यहाँ भी जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लिया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ तक का था, उसके बाद आगे ये और गया है, उधर भी गया है, ठीक है। वो पैसिफिक से, उससे अमेरिका को बहुत डिस्टर्बेंस होगा, इससे इंडिया को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अमेरिका भी परेशान चाइना से, इंडिया भी। अमेरिका क्यों इंडिया को बूस्ट कर रहा है? हम तुम्हारे साथ हैं, वो होता है ना भीड़ में, नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी को बूस्ट कर करके। तो इंडिया के कंधे पर, कहते हैं कोई कंधा चाहिए, तो इंडिया के कंधे पर बंदूक रख करके अमेरिका चाइना को शूट करना चाहता है, क्योंकि चाइना का स्ट्रांग होना अमेरिका के लिए, और इंडिया भी कंधे पर बंदूक रखने दे रहा है। मूर्ख नहीं है इंडिया, क्यों रखने दे रहा है? क्योंकि चाइना इंडिया के लिए भी खतरनाक है, इसलिए चाइना का कमजोर होना इंडिया के लिए भी जरूरी है। अगर हमको वेस्टर्न सपोर्ट मिलता है और चाइना को वीक करने के लिए, तो क्या हमें ये मौका खोना चाहिए? नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इंडिया को प्रेशराइज तो करेगा ही चाइना, जिस तरह का। अगर ये प्रोजेक्ट इसका पूरा हो गया तो तबाही मचा देगा, इसलिए इसका पूरा होना जरूर, मतलब बिल्कुल भी होने देना नहीं, ठीक है। चाइनीज लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो गुस्से में आ गए होंगे, और उनको हिंदी कहाँ आती है, हिंदी नहीं आती है, हमें चाइनीज नहीं आती, कुछ भी कहे। चलो भाई, सेकंड वाला कंप्लीट कर लो। टू चाइना टू यूरो बाया साउथ चाइना सी एंड साउथ पैसिफिक, ठीक है। ये जो साउथ पैसिफिक वाला है ना, ये आसियान नेशंस और जापान, इसको, हाँ इनको सबको क्रॉस करते हुए जाएगा, तो ये इनके लिए। जैसे ये देखो, हाँ ये वाला जो है ये पैसिफिक वाला है, और जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाला है, जो फर्स्ट वाला, है ये यहाँ से यहाँ तक है, और जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा यहाँ। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं न्यू लाइन से, लाइन शिफ्ट कीजिए। समझ में आ रहा है सबको? ओबोर इज एक्सपेक्टेड, ओबोर इज एक्सपेक्टेड टू, ओबोर इज एक्सपेक्टेड
to accelerate the shift of the सेंटेंस पर फोकस कीजिएगा, शिफ्ट ऑफ द जियो इकोनॉमिक पावर। जियो इकोनॉमिक वर्ड का मतलब है आपकी ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में जब हेल्प करती है। आपकी ज्योग्राफी यानी कि आपका कंट्री ऐसे लोकेशन पर है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं जियो इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो जियो इकोनॉमिक पावर क्या इसका मोटिव है? एक्सेलरेट द शिफ्ट। क्या शिफ्ट करना चाह रहा है चाइना? शिफ्ट ऑफ द जियो इकोनॉमिक पावर अवे फ्रॉम द यूएस टूवर्ड्स अमेरिका से कहां? यूरेशिया। अकेले चाइना को बूस्ट करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है, ये थोड़ी ना चाइना बता रहा है दुनिया को। यूरेशिया वो कह रहा है कि मैं, चाइना ये कहना चाहता है बताना, क्योंकि ये कंट्री कब सपोर्ट में आएंगे चाइना के? तभी तो सपोर्ट में आएंगे जब इनका डेवलपमेंट, कि चाइना ने ये बता दिया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड था वो कैसा था? यूनिपोलर था। यूनिपोलर के बाद बाइपोलर हुआ, और उस यूनिपोलर और बाइपोलर, खासतौर से यूनिपोलरिटी में अमेरिका सुपर पावर बन गया। और जब अमेरिका सुपर पावर बना तो उस टाइम के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, है ना, डब्ल्यूटीओ हो, इन सब में वेस्टर्न वर्ल्ड का ही इन्फ्लुएंस है। तो अब चाइना इस ईस्टर्न वर्ल्ड को, ये यूरेशियन वर्ल्ड को ये बताना चाहता है कि अब पावर जो है वो शिफ्ट होने का टाइम आ गया है। अब ये पावर वेस्ट से ईस्ट में, यूरेशिया में शिफ्ट होनी है, बट उसका लीडरशिप मैं करूंगा। मेरी लीडरशिप में ये पावर शिफ्टिंग मैं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे सबके पास ना तो इतना पैसा है ना इतनी पावर है। मैं ये कर सकता हूं, और तुम सब ऐसे ही मेरे अंडर कंट्रोल रहो जैसे यूएस के अंडर कंट्रोल वर्ल्ड रहता था उस समय। तो ये चाइना का मोटिव है। बट इंडिया को ये गुलामी न तब मंजूर थी अमेरिका की, ना आज मंजूर है चाइना की, क्योंकि हम तब भी नॉन अलायंस थे, हम आज भी नॉन अलायंस हैं। चाहे हमारी इकोनॉमी हो, या हमारे पॉलिटी हो, या हमारे डिप्लोमेसी हो, ये ना कभी किसी के अंडर कंट्रोल थी, ना है और ना ही रहेगी। हम हमारे डिसीजन, क्योंकि आज हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी है। आज हम डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जब हाइफनेटेड पॉलिसी हमारी हुआ करती थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तब हम वर्ल्ड के बैलेंस बनाने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठे। अब हमें दुनिया के बैलेंस से ज्यादा अपने कंट्री के, नेशंस के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आने लगा है। इसलिए हमारी आज की जो डिप्लोमेसी है, ये क्या है? ये है डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी, और इसकी नीड है इंडिया को। यकीन मानिए यही वो टाइम है जब साउदर्न एशिया में इंडिया सुपर पावर बन सकता है। सिचुएशन इंडिया के फेवर में है, और मुझे तो लग रहा है जल्दी ही इंडिया को एम्पावर्ड करने के लिए यूएनएससी में इंडिया को वीटो पावर मिलेगी। आप कहेंगे चाइना के रहते कैसे मिलेगी? सिस्टम चेंज किया जाएगा। तो क्या लाइफ टाइम इंडिया कभी यूएनएससी में वीटो पावर कंट्री नहीं बनेगा? इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया अब इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री होने के बावजूद हम रिप्रेजेंट नहीं करते यूएनएससी में। सोचिए हम, आप, अब टाइम आ गया है कि इंडिया को और फोर्सफुली इसके लिए करना चाहिए। हमें वीटो पावर चाहिए, हम यूएनएससी में इसके लिए डिजर्व करते हैं। और चाइना के रहते होगा नहीं, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि जब तक पांचों वीटो पावर कंट्री एग्री नहीं हो जाते, इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट उसमें मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, चाइना हमेशा। तो इसका मतलब है फिर यूएन का जो फाउंडेशन है, उसमें जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है यूएन का, उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, अरे जब सोचो इंडिया ने बगैर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री किए, जब यूएन के यूएस के साथ क्या कर लिया? यूएस के साथ कौन सी डील की? एटॉमिक डील की ना, यूएस के साथ 2008 में किया ना, डील किया। और वो भी यूएस ने एक ऐसे कंट्री के साथ किया जो ना तो वीटो पावर कंट्री है और ना ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का है, ना उसने सीटीबीटी पर, ना एनबीटी पर, किसी पर हमने साइन नहीं किए। उस बावजूद इसके अलायंस में भी नहीं है, बावजूद इसके अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इंडिया को इस लायक समझा। ये क्या है? ये हमारी डिप्लोमेसी, हमारी ऑनेस्टी और हमारी जो हिस्ट्री है उसको देख करके इंडिया, और इसी के बाद
इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में पॉजिटिविटी आई। तो क्या आज इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूएन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए? यस, टाइम है, दैट इज राइट टाइम, यही सही टाइम है। बस इंडिया को फोर्सफुली इसमें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, और वो सिचुएशन आएगी। आखिर ऐसी सिचुएशन आई थी जब रशिया ने अपने आप को, अपने जो उनका यूएसएसआर था, उस अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना को वीटो पावर कंट्री अनाउंस किया था, वीटो पावर दिलाई थी। अगर रशिया नहीं चाहता तो क्या चाइना कभी यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप पा सकता था? नहीं पा सकता था। उस समय कंडीशन चाइना के फेवर में थी, आज कंडीशन इंडिया के फेवर में है। और आज अमेरिका चाहेगा कि इंडिया को यूएनएससी में शामिल किया जाए, उस समय रशिया चाहता था कि चाइना को किया जाए। 5 परमानेंट वीटो पावर कंट्री हैं, कौन कौन से जल्दी से बता दो? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन, चारों इंडिया के फेवर में हैं, ठीक है, चाइना को छोड़ के। तो क्या एक कंट्री की जिद की वजह से? नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा यूएन का, और इंडिया को इसमें लिया जाएगा। अब वो टाइम आ गया। कभी कभी सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाती है। और भी दावे होंगे, बट वो डिजर्व करेंगे तभी तो लिया जाएगा, है ना? बहुत सारे लोग आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, क्या सब डिजर्व कर लेते हैं, सब बन जाते हैं आईएएस? वही बनते हैं जो डिजर्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ही क्यों, आप ही को क्यों हम सेलेक्ट करें, आप में ऐसा क्या है? तो आपके पास आंसर देने के लिए होना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप सामने वाले को फेस करके बता सके कि आप डिजर्व करते हो यूपीएससी सीट, आप डिजर्व करते हो। पहले से इसका आंसर तैयार करके, पहले से तैयारी करके रखनी होती है। आप डिजर्व, अब आप डिजर्व करते थोड़ी ना कहोगे हाँ मैं चुप हो गए, मैं क्यों डिजर्व करता हूं? नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो एक यूपीएससी कैंडिडेट के लिए चाहिए, वो पहले से ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर। जब आप ही को नहीं पता है तो आप इंटरव्यूअर को क्या बताओगे? तो इंडिया डिजर्व करता है। कौन डिजर्व करता है जो कि इंडिया के बराबर हो और उसमें नहीं हो? पाकिस्तान डिजर्व करता है? नहीं करता ना, तो इसलिए, समझ रहे ना? तो अब आगे फ्यूचर बताएगा क्या होता है, बट इंडिया मुझे लगता है ऐसा कुछ करेगा, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, देख लेना आप। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे अपन? हाँ, तो ये पावर शिफ्टिंग का एक प्रोग्राम है। इट इज एन इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव introduced by Chinese President. It is an initiative introduced by Chinese President Xi Jinping. Xi Jinping की spelling XI Xi space Jinping JINGPING Xi Jinping in 2013. In 2013 to forward the idea of चिन ड्रीम। चिन डायनेस्टी थी ना चाइना में, तो ड्रीम उनका चिन ड्रीम, CHIN चिन ड्रीम, स्टार्टेड बाय हु जिनताओ। स्टार्टेड बाय हु, एक मॉडर्न चाइना का जो ड्रीम है वो किसने देखा? हु जिनताओ। आर्किटेक्चर माने जाते हैं हु जिनताओ चाइना के, मॉडर्न चाइना के आर्किटेक्चर हु जिनताओ। स्पेलिंग लिखिए, HU हु स्पेस जिनताओ JINTAO जिनताओ, हु जिनताओ। तो इसका जो इनिशिएटिव है वो किसने लिया? शी जिनपिंग ने, बट ये ड्रीम किसका है? हु जिनताओ। और इसका जो ड्रीम को जो टाइटल दिया है वो क्या है? चिन ड्रीम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ही होप्स, किसकी बात हो रही है? हु जिनताओ की। ही होप्स टू जनरेट मेगा ट्रेड वॉल्यूम्स, along सिल्क रोड। इन्होंने सोचा सिल्क रोड से इतना पैसा कमाया इन लोगों ने, अब हम क्यों ना कमाएं? वॉल्यूम्स along सिल्क रोड, it is a part of foreign policy, and economic strategy of the
People's Republic of China, part of foreign policy and economic strategy of the People's Republic of China, PRC. न्यू लाइन से, मैरीटाइम सिल्क रूट इज, मैरीटाइम सिल्क रूट, अभी हम सी पैक पर बात नहीं कर रहे, हमारा सी पैक ना अलग से एक टॉपिक है, इसी का ही है, ओबोर का ही है, क्योंकि ओबोर अपने आप में एक बिग प्रोजेक्ट है, तो इसको पार्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और आप लोग एक काम कीजिएगा, आज घर जाकर के आपका होमवर्क है ये, IAS और PCS में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको मार्क करके कल क्लास में लेके आइएगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ हम उसका डिस्कस करेंगे, फिर उसमें कैसे आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे, आपको थोड़ा सा हम गाइड करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना। तो आज घर जाके मार्क कर लेना क्वेश्चन, UPSC के और UPPSC के दोनों के, ठीक है, कल लेकर के आना। तो इसमें जैसे ये वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे ना, तो सी पैक, अभी हम सी पैक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना, और सी पैक की बात, जबकि सी पैक पार्ट ऑफ ओवोर है, बट फिर भी नहीं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जो इंडिया को ही एक तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला टॉपिक है। अभी हम इसके बिग प्रोजेक्ट को एक पूरा ब्रॉडली समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है हमारा, एक है ओवोर जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट है सी पैक, और थर्ड पार्ट है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में। फिर इसको काउंटर करने के लिए जो दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उन पर बात करेंगे, तो इसलिए आज सी पैक की बात नहीं हो रही है। हाँ जी, maritime silk route is expected to protect the sea lanes, expected to protect the sea lanes of communication, sea lanes of communication, शॉर्ट में लिखिए SLOC, ब्रैकेट में SLOC, ये टर्म काफी पॉपुलर हो रहा है, SLC lanes of communication, SLOC, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज करके आगे, स्पेशली द चाइनीज, स्पेशली द चाइनीज, इसको प्रोनाउंस किया जाता है स्लोक, जो अभी आपने लिखा है स्लोक, ठीक है, स्पेशली द चाइनीज स्लोक, चाइनीज स्लोक, SLOC, चाइनीज स्लोक टू, और कैपिटल लेटर में, कभी भी शॉर्ट फॉर्म को आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, और अच्छा होगा अगर उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मार्क कर देते हैं, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, बहुत ये एक तरह से होते हैं, क्योंकि आप हाईलाइट करोगे तभी जो एग्जामिनर है वो उसको देख पाएगा, फोकस करेगा, ठीक है। चाइनीज लॉक टू अफ्रीका, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय बीजिंग, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय बीजिंग, इसकी पूरी की कमांड, इतने बड़े प्रोजेक्ट की कमांड किसके पास है, बीजिंग के पास है, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय बीजिंग। China hopes that OBOR will reduce, China hopes that OBOR will reduce America's threat, reduce America's threat to trade lifelines, trade lifelines, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका, बड़े बड़े मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट चाइना अमेरिका में हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड ट्रेड में जो अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है, पार्टनरशिप है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो एक तरह से अमेरिकी इन्फ्लुएंस जो है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये पता चल जाता है अमेरिकी करेंसी से भी, अमेरिकी करेंसी का जो इन्फ्लुएंस है आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड में, जितना भी चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो फॉरेन क्या बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, हर जगह हम यूएस डॉलर है ना, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी, जैसे भी गोल्ड प्राइस है तो डॉलर, हर जगह डॉलर, और किसी करेंसी का नाम यूरो सेकंड नंबर पर आता है। वर्ल्ड में कुछ करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल करेंसीज के तौर पर जानी जाती हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लें। तो अमेरिका
के इस इन्फ्लुएंस को और इस डोमिनेंसी को भी तोड़ना चाहता है चाइना, और उसकी जगह पर डॉलर की जगह पर रेनमिनबी को लाना चाहता है। रेनमिनबी क्या है बेटा? चाइनीज करेंसी। एक और नाम है चाइनीज करेंसी का रेनमिनबी के साथ साथ, येन ना, युआन। येन जापान का है, ठीक है ना, येन जापान का है। तो कुछ इंटरनेशनल करेंसी जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, उनकी बात हम कर रहे थे। देखो इसको कौन कौन सी है, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉलर है ही, ठीक है। उसके बाद है यूरो सेकंड नंबर पर जो ट्रेड किया जाता है। इसके बाद है जैपनीज येन, ठीक है, और ब्रिटिश पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग, इसको हम ब्रिटिश पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग, ये चार करेंसीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? हार्ड करेंसी या हॉट करेंसी, क्या बोलते हैं? दो वर्ड यूज किए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इनको हम हार्ड करेंसी बोले या हॉट करेंसी बोले? आपको डिफरेंस, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों से क्वेश्चन आया है, हार्ड और हॉट, दैट इज हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी इसलिए क्योंकि इनकी इंटरनेशनल डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा महंगी है, और डिमांड तभी ज्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में इनका बहुत यूज किया जाता है। एक्चुअली डॉलर की डिमांड पर थोड़ा सा असर पड़ा जब यूरो बहुत पॉपुलर हो गया। जैसे जैसे यूरो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई इसकी, अब ये दो चार करेंसीज है ना, इनके अपने सिंबल है। हाँ, और पांचवी करेंसी है वर्ल्ड की जिसका अपना सिंबल है, दैट इज इंडियन रुपीज। बट ये इस इंटरनेशनल करेंसी में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। ये फोर करेंसी जो हार्ड करेंसी है, इंडियन करेंसी अभी हार्ड करेंसी नहीं है, ठीक है। बट ये जिसका इंटरनेशनल सिंबल है, ये फिफ्थ करेंसी है वर्ल्ड की जिसका अपना सिंबल है। बाकी करेंसीज को, जैसे रूबल ने बहुत ट्राई किया था, सिंबल नहीं मिला। रूबल किसकी है? रशियन करेंसी, रूबल। उसने काफी ट्राई किया बट उसको नहीं, जब तक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपके कहने से थोड़ी हो जाता है। इससे पहले लिखना पड़ता था इंडियन रुपीज, क्योंकि रुपी कई कंट्री में चलता है, तो लिखना पड़ता था इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपीज। अब ये साइन ही बता देता है कि इंडियन रुपीज की बात हो रही है। खैर, ये जो करेंसीज हैं इन्हें हम हार्ड करेंसी बोलते हैं, और चाइना चाहता है कि जो डोमिनेंसी है सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, जब आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ते हैं, आईएमएफ पढ़ते हैं, तो आईएमएफ की एक टोकन करेंसी है जिसको आप क्या पढ़ते हैं? एसडीआर, है ना, एसडीआर पढ़ते हैं ना। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट जस्ट लाइक ऑफ क्रेडिट कार्ड, है ना। इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट नहीं कहा मैंने, क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड है जो कौन देता है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। किसको देता है? जो उसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको देता है। बट ये क्रेडिट कार्ड की जो एक लिमिटेशन होती है ना कि आप कितना ट्रेड कर सकते हो, वो लिमिटेशन किससे बनती है? इसकी लिमिटेशन बनती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उस कंट्री की का कोटा कितना है। कोटा सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसके एसडीआर की क्रेडिट वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस एक एसडीआर की वैल्यू जो डिसाइड होती है ना, उसमें इन सभी को वेटेज दिया गया है, बट उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? यूएस डॉलर का। तो इंटरनेशनल ट्रेड में चाहे डॉलर हो या एसडीआर हो, दोनों के ही फॉर्म में यूएस की डोमिनेंसी बनी हुई है। चाइना इसी डोमिनेंसी को तोड़ना चाहता है अपने इस ओवर प्रोजेक्ट के थ्रू। जितना आप पढ़, आप देखो, आप आईआर में जब इकोनॉमी से लिंक कर देते हो कितना मजा आ जाता है, आ जाता है ना। सुनने में अच्छा लग रहा है तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ये चीज आपको करनी है। और बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास वर्ड लिमिट कितनी है और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप ये काम जरूर करेंगे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे हम? ओवर विल रिड्यूस अमेरिका थ्रेट टू ट्रेड लाइफ लाइन्स। चाइना इज कैरिंग आउट, चाइना इज कैरिंग आउट, कैरिंग आउट or planning construction projects in more than 60 countries, more than 60 समझ रहे ना, इतने देशों में कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसी ओवर प्रोजेक्ट के थ्रू। more than 60 countries along these routes. China's vision included creating China's vision included creating a vast network. China's vision included creating a vast network of railways, vast
network of railways, energy pipelines, railways, energy pipelines, and highways, and streamlined border crossings. Highways and streamlined border crossings. Border crossings. Next headline, objectives of OBOR. Objectives of OBOR. Objectives of OBOR. वैसे तो काफी ज्यादा उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं, बट फैक्ट में अगर पॉइंट नोट करना हो तो कुछ बेसिक पॉइंट है जिन्हें हमें हाईलाइट करना होता है, वो आप यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट नोट कर लीजिए। और कल फिर आपको हम बताएंगे कि इंडिया को क्या कंसर्न है और इंडिया का क्या ओपिनियन है इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। एक टर्निंग पॉइंट पर आपको छोड़ते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करिए, ओबोर इज पॉइंट बना लीजिए यहाँ पर। ओबोर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट, ओबोर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। जब हमारे पास वर्ड लिमिट कम होती है तो पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओबोर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द शिफ्ट ऑफ द सेम वर्ड सेंटेंस जो पीछे हम लिख चुके हैं। एक्सेलरेट द शिफ्ट ऑफ द जियो इकोनॉमिक पावर away from the geo-economic power away from the US towards Eurasia. From the US towards Eurasia. Next, China's using OBOR as a tool. China is using OBOR as a tool to establish new rules and new institutions. चाइना ने बहुत सारे न्यू इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए ना। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, यही तो है। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ये क्या है? चाइनीज इन्फ्लुएंस ही तो है। तो चाइना एक तरह से पूरी पावर शिफ्टिंग कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ये प्लानिंग है उसकी, ठीक है। हाँ जी, क्या लिख रहे थे आप? As a tools to establish new rules and new institutions to reflect Chinese interest, and reshape soft infrastructure. Next point. It will also expand the international use of currency renminbi. It is also expand the international use of the currency renminbi, RENMINBI, renminbi. Next, integrate China's internal markets. Next point, integrate China's internal market, चाइना के अंदरूनी बाजार को जोड़ना, ठीक है। Integrate China's internal markets with those of its neighbors, and bring them closer to China. अब इसे चाइना के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं? ये जो जहां जहां चाइना ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है वो चाइना के फेवरेट हो गए कि नहीं? अब ये चाइना को सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये भी एक मोटिव था इसका, क्लोजर टू चाइना। नेक्स्ट, ब्रिंग एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी कैसे मिल जाएगी? क्योंकि वेस्ट एशिया तक कनेक्टिविटी हो रही है, मिडिल एशिया तक कनेक्टिविटी हो रही है। यहां पर क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी यही तो है पूरे,
तो ब्रिंग एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी तो भी एनर्जी सिक्योर हो रही है। एक लंबा रास्ता लगा के जाना पड़ता है, शॉर्ट रूट से पहुंच जाएंगे। तो ब्रिंग एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर फंडेड ट्रांसपोर्ट रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग है कल के लिए, बट इंडिया हैज सेवरल ऑब्जेक्शंस। इसको हेडलाइन बना लो, न्यू लाइन से हेडिंग बना के, हेडलाइन बना के कल के लिए, बट इंडिया हैज सेवरल ऑब्जेक्शंस, but India has several objections to the functioning of OBOR. India has several objections to the functioning of OBOR. Functioning of OBOR as mentioned, first is political, second strategic, and third economic. As mentioned, first political, second strategic, third इकोनॉमिक। ठीक कंसर्न है हमारे ऑब्जेक्शन। अब इनको हम कल, पॉलिटिकली हमारे क्या थ्रेट है, हमको क्यों हम नहीं चाहते बने, फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक में जो है एक अलग पॉइंट होते हैं और पॉलिटिकली अलग पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है वो इकोनॉमिक। 3 पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट करेंगे और इसका ऑब्जेक्शन करेंगे। हम वर्ल्ड को ये बताएंगे कि चाइना का ये प्रोजेक्ट है, ये इंडिया को क्यों पसंद नहीं है, क्या कंसर्न है हमारे। क्लियर हो गया। तो अब कल के टॉपिक में क्या आने वाला है, सी पैक। कल के टॉपिक में आने वाला है सी पैक, क्योंकि आज हमने ओबोर को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट कि इंडिया को ऑब्जेक्शन क्या है। हालांकि हमारे ऑब्जेक्शन का जो पार्ट है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स भी है, बट हम सबसे बड़ा जो थ्रेट है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कल इस मैप को आगे बढ़ाते हुए हम इस पॉइंट के थ्रू उसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर हो गया। आपको जो होमवर्क दिया है याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से मार्क करके लाएंगे, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे क्लास में। करेक्ट।